नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके क्वांटम मैकेनिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज के बारे में। ठीक है, तो ये जितने भी आपके फार्मूलाज होंगे गाइज़, आप सभी के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे। ठीक है, अगर आप IIT जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आपका जो भी MSc फिज़िक्स एंट्रेंस एग्ज़ाम है, किसी के लिए भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर BSc लेवल, MSc लेवल, अगर ऑल इंडिया के फिज़िक्स से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप सबके लिए चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपके सिलेबस में क्वांटम मैकेनिक्स है तब तो इसमें हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट एकदम जो भी आपके फॉर्मूलाज कॉन्सेप्ट जो बोल सकते हो, अगर आप इन सारे फॉर्मूलाज को लास्ट तक देख लोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। ठीक है ना, तो फिर चलते हैं, शुरू करते हैं। आपकी सारी चीज़ें एकदम बढ़िया तरीके से तैयारी करते हैं आपकी। ठीक है, इससे पहले कि हम आगे बढ़े गए, आप लोग मेरे बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए। मेरा नाम पुष्पराज राय है और मैं ऑलरेडी आपके जितने भी एग्ज़ाम्स है, IIT जैम, MSc फिज़िक्स एंट्रेंस एग्ज़ाम और भी आपके जो एग्ज़ाम्स है उनसे रिलेटेड ऑलरेडी मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रखा है। ठीक है ना, मैंने, और उन्होंने काफ़ी अच्छी रैंक भी ला रखी है। ठीक है, तो आप आसानी से सारी वीडियोज़ को ध्यान से देख सकते हो, सारी चीज़ें एकदम आपके सिलेबस पे बेस्ड होगी गाइस। ठीक है, और अगर आप अपने बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आप IIT जैम अपना 22 के लिए या फिर जो आपके MSc इंट्रेंसेस होने वाले हैं गाइस, ठीक है ना, जो 21 में होने वाले, इस सब एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप तुरंत जाके IIT जैम में प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो गाइस। ठीक है ना, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मिनिमम आप देख लीजिएगा कि अगर आप 21 में MSc इंट्रेंस देने वाले हो तो कम से कम 6 मंथ का होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप अपने 22 में अगर आप अपना MSc इंट्रेंस और साथ ही साथ IIT जैम देने वाले हो तो ये 12 मंथ आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि एक ही साथ आपके IIT जैम की तैयारी हो जाएगी और आपके साथ ही साथ आपका जो MSc फिज़िक्स एंट्रेंस एग्जाम, BHU, DU, JV, इन सब की भी तैयारी हो जाती है गाइस आपकी। ठीक है, और वहाँ पे अगर आप रेफरल कोड हमारा यूज़ कर लेंगे राज सर YT, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे राज सर YT, तो आपको सारे जितने भी सब्सक्रिप्शंस हैं हर एक अमाउंट पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है गाइस। ठीक है ना, तो जाके चीज़ें देख सकते हो। फिलहाल अभी हमारा MSc फिज़िक्स एंट्रेंस एग्जाम का एक बैच चल रहा है गाइस। ठीक है, जाके इसको आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हो। जैसे आप प्लस सब्सक्राइब करोगे ये सारे चीज़ आपके लिए ओपन हो जाएंगे एकदम गाइस। ठीक है ना, देख सकते हो यहाँ पे ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और भी काफ़ी सारे एजुकेटर्स आपके बैचेस लेके चल रहे हैं गाइस। ठीक है, जिसमें कि आपके जो भी IIT जैम और MSc फिज़िक्स एंट्रेंस एग्जाम सारी चीज़ चल रही है आपकी। ठीक है, और अगर आप सब्सक्राइब करते हो गाइस तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाते हैं गाइस। ठीक है ना, आपको वीकली टेस्ट मिल जाते हैं, आपके स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज सारे सिलेबस में बेस्ड एकदम होते हैं बढ़िया तरीके से, और आप एक सब्सक्रिप्शन में गए सारी की सारी चीज़ें अनलिमिटेड टाइम एक्सेस आप कर सकते हो। जितनी भी चीज़ें आपकी चल रही हैं, जितनी भी चीज़ें आपकी होंगी, जब तक सब्सक्राइब कर रखा है आपने तब तक आप अनलिमिटेड टाइम एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो अब चलिए थोड़ा सा हम फॉर्मूलाज पे आ जाते हैं गाइस आपके। अब जितने भी फॉर्मूलाज होंगे ना, थोड़ा सा इनको नोट डाउन ज़रूर करिएगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सब पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रखे हैं गाइस। ठीक है ना, सबसे पहले देखिए सीधी सी बात है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है ना, तो इसमें हम वही चीज़ है, आपके पास एक मेटल सरफेस रहेगा, इस पर हम फोटॉन्स जो भी आपका EM रेडिएशन होगा इस पर हम थोड़ा सा ट्राई करेंगे इंसिडेंट कराना। ठीक है, देखिए क्या बोलता है, द फिनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटालिक सरफेस। ठीक है ना, मतलब कि आपके पास एक मेटालिक सरफेस है गाइस, वहाँ से ना जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, वहाँ पे जितने भी प्रेजेंट्स हैं, उनका जो इजेक्शन होगा, ठीक है ना, उसकी इजेक्शन का एक जो फिनोमिना होगा गाइस, वो भी कैसे, when exposed to the EM radiation is called photoelectric effect। ठीक है ना, तो आपके पास कभी भी एक मेटालिक सरफेस है और उस पर अगर हम EM रेडिएशन को क्या करा रहे हैं, एक्सपोज करा रहे हैं या फिर इंसिडेंट करा रहे हैं गाइस। ठीक है, तो मेटालिक सरफेस पे जितने आपके इलेक्ट्रॉन्स थे, वहां पर उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो जो आपके इजेक्ट होंगे, तो इसी फिनोमेना को हम गैस क्या बोल देते हैं, आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोल देते हैं गैस। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक आपका कॉन्सेप्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, और कभी भी याद रखिएगा हमारे पास ना
एक तरीके से जितने भी आपके वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर वो इजेक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, अपना फोटो इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं, ठीक है। तो जितने भी आपके फोटो इलेक्ट्रॉन वहाँ से अगर इजेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो उसकी जो एक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी गाइस, वो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप देख सकते हो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू, ठीक है। इस चीज को हम कई बार इस तरीके से भी देख सकते हैं गाइस, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू आपका एच न्यू मैक्सिमम -5 ऐसे भी आपने देखा होगा, ठीक है ना। आपने कई सारे ऐसे क्वेश्चंस मैंने ही कराए खुद से कि आपके क्वेश्चंस में ना, जैसे IIT JEM का अगर आप देख रहे हो तो उसमें आपको कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ रखे ना, 2 फ्रीक्वेंसीज मतलब उसमें दिखेंगे आपको क्वेश्चन में या फिर ऐसे डायरेक्टली दी रहेंगी, उसमें से आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के साथ जाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपका न्यू दे रखा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें से हम देख लेंगे सबसे ज्यादा कौन है। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन में ना ओमेगा जैसी कुछ चीजें दे रखी है, तो आपको तो पता है ना यार कि हमारे पास जो एक ओमेगा होता है वो क्या होता है, आपका 2 पाई न्यू होता है, ठीक है। तो आप न्यू की जगह पर क्या पुट कर सकते हो, ओमेगा अपॉन में 2 पाई पुट कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना ये भी देख सकते हो एच ओमेगा अपॉन में 2 पाई, ठीक है ना, इसको हम मैक्सिमम लगा देंगे और ये आपका W आपका क्या हो जाएगा, एक तरीके से आपका वर्क फंक्शन हो जाएगा इस वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे, ठीक है। तो नॉर्मल अगर दे रखा तो अच्छी बात है, अदरवाइज अगर आपको मैक्सिमम निकालना हो तो जैसे मैंने बताया वैसे ही आपको फॉलो करना है गाइस यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें जो न्यू है गाइस, ये आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन हो जाता है, H आपका प्लैंक कांस्टेंट हो जाता है, W आपका वर्क फंक्शन ऑफ द मैटर हो जाता है, या फिर इसको फाई से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा याद रख लीजिए गाइस यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है गाइस, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन विद जस्ट इजेक्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट इज, अगर आपको ध्यान देना है गाइस ना कि हमारे पास जब भी, ठीक है ना, एक आपका रेडिएशन अगर इंसिडेंट करता है आपके मेटालिक सरफेस पे, तो एक उसकी जो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है ना गाइस, ठीक है ना, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिससे कि आप वहां से जितने भी इलेक्ट्रॉन से इजेक्ट करना शुरू कर सकते हो, ठीक है। उनकी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी उससे कम हुई तो आप वहां से एक भी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं कर सकते, एक भी इलेक्ट्रॉन को आप वहां से इमिट नहीं करा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देने की, जो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन होता है, ठीक है, वो आपका एक तरीके से ना, जिससे कि हम वहां से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर सके, ठीक है, या फिर जो इलेक्ट्रॉन्स है वहां पे एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जहां से आपका इजेक्शन स्टार्ट होगा ना, वो आपका क्या बोला जाता है, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, ठीक है, जिसको हम बेसिकली एक तरीके से न्यू नॉट भी एक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद देखें ना तो वहां पे जो कैट आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा ना वो आपका 0 होता है वहां पे, ठीक है। मतलब ये चीज तो आप ध्यान दीजिए। उसके बाद अगर हम बात करें जो आपके पास एक न्यू नॉट हो जाएगा मान लीजिए, ठीक है। अब आपने देखा कि आपका जो भी यहाँ पे रिलेशन था, देख लीजिए ये आपका जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आपने पढ़ा था ना गाइस, यहाँ पे इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू, तो ये चीज आपकी 0, तो एच न्यू माइनस डब्ल्यू, तो आप यहाँ से देख सकते हो इजिली क्या हो जाएगा आपके पास, W इज इक्वल टू एच न्यू, तो न्यू इज इक्वल टू ये वैसे वो हो जाता है आपका न्यू नॉट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे ही हम यहाँ पे इसको 0 करेंगे ऐसे यहाँ पे, ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे अगर देखा जाए तो न्यू नॉट इज इक्वल टू W/H हो जाता है गाइस यहाँ पे, ठीक है। ये बस एक तरीका है, अदरवाइज बस आपको डायरेक्टली याद रखना है कि हमारे पास ना जब भी एक फॉर्मूला होता है इसको हम कुछ इस तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या फिर अब देखिए अब मेरे को न्यू नॉट के वैल्यू पता चल चुके हैं, अब मैं यहाँ पे एक नया फॉर्मूला और भी लिख सकता हूँ। देखिए आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू है ना यहाँ पे आप देख सकते हो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है। तो एच अपना देख सकते हो न्यू माइनस न्यू नॉट, कुछ इस तरीके से भी हम इस चीज़ों को बता सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला आप थोड़ा सा याद रखिएगा। न्यू नॉट आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, आपका W जो होता है वर्क फंक्शन हो जाता है, आपका H जो होता है प्लैंक कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये जो वर्क फंक्शन होता है ना गाइस, ये आपका मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है जिससे कि हमें अपने इलेक्ट्रॉन को एकदम ना वहां से रिमूव करना या फिर इजेक्ट करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। ये भी एक मिनिमम एनर्जी होती है, ठीक है, और वो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। और आपने देखा कि जो आपका एक वर्क फंक्शन है मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ही बना है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों एक काफी ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। दोनों एकदम उतना अगर आपके पास होगा उससे ज्यादा ही रखना पड़ेगा वैसे, तभी आप वहां से इजेक्शन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो यार क्या ही आप कर पाओगे, उससे कब होगा तो आप वहां से एक भी ना इलेक्ट्रॉन हटा पाओगे ना अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ला पाओगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को, एक बार चेक कर लीजिए थोड़ी सी चीज़ों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रही है आपके लिए, ठीक है ना। देख लीजिए, नोट डाउन करिए जल्दी से एकदम अच्छी बढ़िया तरीके से।
बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इस पे बेस्ड मैंने कई सारे क्वेश्चंस आपके लिए करा रखे हैं, ठीक है, तो मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा एक तरीके से बात करी जाए तो। आगे बढ़ते हैं, फिर लाइक करते जाइएगा, शेयर करते जाइएगा, अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, ठीक है ना, जिससे कि आपको फ्यूचर में सारे जो भी लेक्चर्स हों वो आपको मिलते रहें, आप कभी भी हमारे लेक्चर्स को मिस ना करें। चलिए गाइस आगे चलते हैं, फिर आपके सारे कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हैं। अभी हम बात करेंगे गाइस अपने कॉम्पटन इफेक्ट की, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने देख लिया, कॉम्पटन इफेक्ट आपका क्या बोलता है। देखिए सीधी सी बात है, इन कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है, जो भी आपके पास एक इंसिडेंट रेडिएशन होगा ना गाइस, ये चीज तो आप लेके चल रहे हो, द इंसिडेंट रेडिएशन इज स्कैटर्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, ठीक है। तो ध्यान रखिए ना, आपके पास जब भी हम एक इंसिडेंट रेडिएशन की बात करते हैं ना, तो जो एक रेडिएशन है वो आपका स्कैटर्ड होगा गाइस। यहाँ पे जो आपका कॉम्पटन इफेक्ट, ये कि स्कैटरिंग का भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पे स्कैटरिंग होती है तभी आपको चीजें देखने को मिलती है, आपके पास कुछ स्कैटरिंग एंगल्स होंगे जिसपे कि आपका पूरा का पूरा एक कॉम्पटन इफेक्ट आपका डिपेंड करता है गाइस यहाँ पे, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है, तो उसमें से ना अगर आप उस रेस्ट पे रखे हुए इलेक्ट्रॉन्स पे अगर आप अपने इंसिडेंट रेडिएशन को स्कैटर्ड कराते हो, ठीक है, तो ये अपना कराना स्टार्ट करेगा, तो वही जो एक इफेक्ट होता है वो आपका कॉम्पटन इफेक्ट होता है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे जो आपका स्कैटर्ड रेडिएशन है हैज लॉन्गर वेवलेंथ कंपेयर टू इंसिडेंट रेडिएशन, और ध्यान रखिएगा जब भी वो जो एक रेडिएशन था ना, अगर वो हमारे जो इलेक्ट्रॉन था वो रेस्ट पे जो था उस पे अगर वो क्या करता है स्कैटर्ड कर जाता है ना, तो उसकी जो वेवलेंथ होगी ना गाइस हमारे इंसिडेंट वाले रेडिएशंस के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा होता है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको दो जगह देखने को मिलेगा ज्यादा। वैसे तो देखो स्कैटरिंग हमारे मल्टीपल एंगल्स पे होगी, लेकिन हमें दो ही जगह ना वेवलेंथ थोड़ी सी ज्यादा होगी, ठीक है। एक आपका सबसे ज्यादा, उसके बाद सेकंड लास्ट जो आपका होगा, ठीक है। तो एक आपका ओरिजिनल वाला हो जाएगा और एक आपका स्कैटर्ड वाला पोर्शन हो जाएगा, जहां पे जो आपका वेवलेंथ है वो आपका मैक्सिमम देखने को मिलेगा इस यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम देखें जो भी आपके पास है द डिफरेंस इन वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड एंड इंसिडेंट रेडिएशन, आपने देख लिया ना, एक ऐसी जगह पे जो आपका वेवलेंथ मैक्सिमम देखने को मिला था वो आपका स्कैटर्ड वाला एक पर्टिकुलर आपका एंगल था जहां पे आपको ना आपका ये वेवलेंथ बहुत ज्यादा देखने को मिला था मैक्सिमम, ठीक है, एज कंपेयर टू इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है। और एक आपका इंसिडेंट रेडिएशन वाला है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसको क्या बोल सकते हैं डेल लैम्डा, इसको एक तरीके से शिफ्ट भी बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा सा। और इसको हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा। लैम्डा प्राइम मतलब जो आपका शिफ्ट जब भी मतलब स्कैटरिंग हो रही है आपके पास तो वो वाला वेवलेंथ, और जो लैम्डा है गाइस आपके पास ये कौन सा वाला है जब भी आपका ओरिजिनल जो आपका वेवलेंथ था जब वहां पे इंसिडेंट रेडिएशन आया था गाइस वहां पे, ठीक है। तो ये दो चीजें तो आपकी हो जाएंगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें ना h अपॉन में m नॉट c 1 माइनस कॉस फाइव। अब यहाँ कुछ चीजों को देखिएगा यहाँ पे lambda prime is equal to wavelength of the scattered photon, lambda is equal to wavelength of the incident photon, ठीक है ना, h is equal to Planck constant, phi is equal to angle by which photon gets scattered, तो इसको हम स्कैटरिंग एंगल के भी नाम से जानते हैं गाइस, ठीक है। m नॉट जो आपका होता है रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है आपके पास। अगर हम बात करें जो c होता है आपका स्पीड ऑफ लाइट हो जाता है आपके पास, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को बहुत ही इत्मीनान से, ठीक है। इसको मैं कॉम्पटन शिफ्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ गाइस, यहाँ पे जैसे कि डेल लैम्डा इज इक्वल टू ना आप यहाँ पे लैम्डा सी 1 माइनस कॉस फाइव लिखते हैं। जो लैम्डा सी होता है ना गाइस इसको हम कॉम्पटन वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। आपका लैम्डा सी इज इक्वल टू h अपॉन में m नॉट c भी बोल सकते हैं इसको। वैसे इसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं क्योंकि देखो सीधे से मतलब है सारे के सारे जो आपके टर्म्स दिए सारे कांस्टेंट है। आपका h आप प्लैंक कांस्टेंट जानते हो, m नॉट रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी आप है जानते ही हो, ठीक है, पता ही है। उसका c आपका स्पीड ऑफ लाइट, तो आप इस चीज को कैलकुलेट भी कर सकते हो गाइस, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें थोड़ा सा ये जो आपका 1 माइनस कॉस फाइव है ना, इसको भी हम एक तरीके से अलग फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्योंकि आपने देखा है गाइस cos 2 फाइव इज इक्वल टू, अगर मैं चाहूँ मान लीजिए कुछ फॉर्मूलाज आपने देख रखे हैं, cos 2 फाइव इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर फाइव, ठीक है। तो मैं इसको अगर चाहूँ तो cos फाइव अगर लेके चलता हूँ तो यहाँ पे एंगल का आधा हो जाएगा मान लीजिए, ठीक है ना। क्या देख सकते हैं यहाँ पे cos फाइव इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर फाइव बाई 2, तो ये आपका 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन
स्क्वायर 5/2, ठीक है। तो आपके पास डेल लेमडा या फिर लेमडा प्राइम माइनस लेमडा इज इक्वल टू लेमडा सी 1 माइनस कॉस फाइव, ठीक है ना, इज इक्वल टू एच अपॉन में एम नॉट सी, ठीक है ना। आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर 5/2 या फिर 2h अपॉन में एम नॉट सी साइन स्क्वायर 5/2। तो ये भी कुछ चीज़ें हैं जिसको आप यूटिलाइज करके चेक कर सकते हो। अब ये काफ़ी सारे फॉर्मूलाज हैं ये सारे के सारे, ठीक है। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हम कर रहे हैं, कुछ भी छोड़ना नहीं है आपको, हल्के में नहीं लेना है कुछ भी चीज़ों को आप, ठीक है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। ठीक है ना। तो आपने देख लिया फोटो की इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आपने देखा अपना क्या, अपना कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा बात करते हैं कैसे यहाँ पे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में। अब आपका डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या होता है, ठीक है ना। देखिए सीधा सा मतलब है ना, आपके पास एक जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है, इसके कई सारे तरीके हैं, ठीक है ना। आपने बहुत बार अलग अलग तरीके के डिफरेंसेस, मतलब डिफरेंट फॉर्मूलाज आपने देखे हैं गैस, ठीक है। और आपको भी पता है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट है, इस पर भी हमने काफ़ी सारे कोर्सेज कर रखे हैं गैस। अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स के प्लेलिस्ट को चेक करो या फिर मॉडर्न फिजिक्स तक पर जो भी IIT जैमल अगर आप चेक करते हो तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए मिल जाती हैं गैस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जैसे यहाँ पे ना हम थोड़ा सा बात करते हैं जो आपका डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है या फिर वेव स्पेक्ट ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है ना। वेव का ही जो भी एक तरीके से पार्टिकल्स, उसके एक तरीके से आप वेव पहलू आप बोल सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। अगर हम बात करने लगे जो भी आपके पास ईच मटेरियल पार्टिकल ऑफ मोमेंटम p बिहेव एज ए ग्रुप ऑफ वेव्स या फिर मैटर वेव जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है। हमारे पास हर एक मटेरियल, ठीक है ना, हर एक मटेरियल पार्टिकल जिसका मोमेंटम, मतलब या फिर ये भी बोल सकते हैं ना, आपके पास एक मोमेंटम p वाला जो एक आपका मटेरियल पार्टिकल है ना, वो एक ग्रुप ऑफ वेव्स के जैसा बिहेव करता है या फिर एक मैटर वेव्स के जैसा बिहेव करता है, जिसकी जो वेवलेंथ है ना गाइस वो आपके लैम्डा है और उसका जो वेव वेक्टर है वो आपका k वेक्टर है, समझ रहे हो, ठीक है। तो अगर मैं डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात करता हूँ ना गाइस, तो ये आपका कितना हो जाता है, लैम्डा इज इक्वल टू h/p आपका हो जाता है h/mv, p की जगह भाई mv आपका मास इंटू वेलोसिटी हो जाता है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे एक और अभी हम फॉर्मूला यहाँ पे निकाल सकते हैं, जैसे कि आपने p इज इक्वल टू h क्रॉस k भी कई बार देखा है गैस, मैंने बताया आपको, ठीक है। जैसे कि देखिए ये p इज इक्वल टू वही वाला पोर्सन है, जैसे ना आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे आप mv पे जा रहे थे, ठीक है ना, तो हम इसको थोड़ा सा लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम कैसे लेके आ सकते हैं, देखिए आपका p इज इक्वल टू h क्रॉस k कैसे आ सकता है, एक चीज करते हैं, जैसे कि आपके पास ना इसी वाले फॉर्मूले के हिसाब से चलना है, मतलब कि एक तरीके से आप ये बोल लीजिए ना, आपका ये p इज इक्वल टू h/λ वाला ही फॉर्मूला है, इसको हम इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। वैसे तो हमारे पास एक और भी फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो वो मास इंटू वेलोसिटी अलग चीज है। ये हमारा h क्रॉस k आपका वेव वेक्टर और आपके पास जो एक आपका रिड्यूस प्लैंक फॉर्स उसके फॉर्म में। देखिए अगर मैं बात करता हूँ h क्रॉस की गई तो वो आपका कितना होता है h अपॉन में 2π, ठीक है। उसके बाद अगर मैं k की बात करता हूँ ना गाइस, तो 2π/λ आपके पास हो जाता है, ठीक है। तो 2π/λ, 2π से 2π कट गया आपके पास, ठीक है ना। तो मतलब h क्रॉस तो ये आपका हुआ था, तो p इज इक्वल टू h/λ फिर से आपका हो चुका है, ठीक है, कर सकते हैं ना। तो ये सब कुछ चीज़ें होती हैं जिसको आप ध्यान रखिएगा, ये सब मैंने बता रखा है वैसे, ठीक है ना। कई सारे हमने क्वेश्चंस पे करा रखे हैं, लेकिन हमने इसको शॉर्टकट में ना, जिससे कि आप कम टाइम में अपने फॉर्मूलाज को रिवाइज कर सको, ये सब चीज़ें हमने जल्दी नहीं करी थी, ठीक है। तो और भी आप बढ़िया तरीके से देख लीजिए। आपका जो भी वेवलेंथ ऑफ, जो भी आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल होगा ना, जो भी काइनेटिक एनर्जी आपके पास E फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक, जिसको हम NR लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो आपका इस कुछ तरीके से आ जाएगी। ये कैसे आएगा, जैसे कि आप जानते हो ना, लैम्डा इज इक्वल टू h/p है आपके पास, ठीक है, और p इज इक्वल टू आप जानते हो ना √2m काइनेटिक एनर्जी आपके पास है, तो वही चीज़ है यहाँ पे, आप ये देख सकते हो, ठीक है। अगर वही थोड़ा सा रिलेटिविस्टिक केस में लेके चले जाते हैं तो इसको आप इजीली ऐसा कुछ देख सकते हो, ये आपके पास हो जाता है रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के। वैसे वाला ये वाला जो रिलेशन है उसी हिसाब से आया है, जैसे कि आपके पास E² इज इक्वल टू होता है p² c² प्लस m0² c की पावर 4, इस तरीके से ये चीज़ें आ रखी हैं आपके पास, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, ये सब उसी बेस की सारी की सारी चीज़ें हैं, ठीक है। हमने इसको डिराइव कर रखा है, आप उसको जाकर पिछले लेक्चर्स में देख सकते हो।
और देखिए डायरेक्टली फॉर्मूले फोकस कीजिए, जो भी आपका रिलेटिविस्टिक केस है जहाँ पे आपका जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपका रेस्ट मास वाले से काफ़ी कम है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, लैम्डा आर इज इक्वल टू एच सी अपॉन में अंडर रूट ई के स्क्वायर प्लस 2 ई के ई नॉट एंगस्ट्रॉम आपके पास ये वैल्यू हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका ई नॉट है ना गाइस, ये आपका रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द मटेरियल पार्टिकल आपके पास ये हो जाती है वैल्यू, ठीक है। आप इसको ध्यान से रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है गाइस आपके पास, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें ना, जो भी आपके पास एक रिलेशन बिटवीन आपका रिलेटिविस्टिक वेवलेंथ एंड जो क्वांटम वेवलेंथ है ना, यहाँ पे आप इसके बीच में भी रिलेशन देख सकते हैं। जैसे कि आपका लैम्डा आर इज इक्वल टू लैम्डा सी, ये सब चीज़ें तो आपको पता है, रिलेटिविस्टिक हो गया, ये आपका क्वांटम हो गया आपके पास, ठीक है ना। ये आपका अंडर रूट गामा स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे जो गामा की वैल्यू होगा आपके कितनी हो जाती है आपके पास 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर, ठीक है ना, अपॉन में सी स्क्वायर। आप इस चीज़ को देख सकते हो गाइस यहाँ पे, ठीक है। बढ़िया तरीके से आप इन चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो, अपने क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हो गाइस यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जो भी आपके पास एक डी ब्रोगली वेवलेंथ है मान लीजिए, ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज लैम्डा ई। अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन के लिए लिखना चाहूँ तो आपका कितना होता है 12.1226 डिवाइड बाई अंडर रूट जो भी आपका वी वोल्ट्स एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसको अगर आप चाहो तो अंडर रूट में भी ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 150 जो होगा ना गाइस, अगर मैं चाहूँ तो एक तरीके से 12.26 का होल स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी पोटेंशियल दिया रहे, पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको पता रहे तो आप एक अपना डी ब्रोगली वेवलेंथ है ना, एक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए भी चीज़ों को निकाल सकते हो, अपनी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो वैसे यहाँ पे, ठीक है। आई होप बढ़िया समझ आ रहा होगा, ठीक है। अगर मैं ये चीज़ अपने प्रोटॉन के लिए करता हूँ तो प्रोटॉन के लिए जो भी उसका मास होगा तो डिफरेंट हो ही जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो हमारे प्रोटॉन के लिए लैम्डा पी इज इक्वल टू 0.286 अंडर रूट वी वोल्ट्स मतलब एंगस्ट्रॉम आपके पास ही हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए आप देख लीजिए और ये आपका प्रोटॉन के लिए देख लीजिए, तो आपके एमएससी एंट्रेंस ये चीज़ डायरेक्टली आ सकती है, आती रहती है। आपने देखा होगा, पेपर खोल के देखिए थोड़ा सा एक बार, ठीक है। आपको तुरंत पता चलने वाला है कि यार सही में कुछ है, ठीक है, तो कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास एक जो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल्स अगर देखा जाएगा यहाँ पे, तो आप इसको देख सकते हो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपन में 3m kT या फिर वही चीज़ है आपके पास, ठीक है। ये आपका किसके लिए गया यहाँ पे, न्यूट्रल पार्टिकल्स के लिए, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी ना, ठीक है। आपने इस पर भी एक बेस्ड क्वेश्चन देखा होगा अपने पेपर्स में, ठीक है। क्योंकि देखो यार सीधी सी बात, हमने लैम्डा इज इक्वल टू एच अपन में अंडर रूट क्या देखा था 2m अपना काइनेटिक एनर्जी देखा था गाइस यहाँ पे। तो काइनेटिक एनर्जी या फिर ई के जो भी आपका 3/2 3 डायमेंशन के हिसाब से अगर बात करें तो, ठीक है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाता है आपका 3/2 तो 2 से 2 कैंसिल तो आपके पास 3m kT आपके पास बच जाता है गाइस यहाँ पे, ठीक है। ये आपका के क्या होता है, ये वाला आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है गाइस यहाँ पे, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप कर सकते हो इजीली। और वही अगर एक न्यूट्रल गैस के लिए देखें ना, न्यूट्रल गैस के लिए जो आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा, देखो एक चीज़ यार बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है आपके लिए, ठीक है ना। तो देख लीजिए आपके पास जो लैम्डा है इज इक्वल टू एच अपॉन में अंडर 2m kT, ई के इज इक्वल टू kT आपके पास ये वैल्यू हो जाती है गाइस यहाँ पे, ठीक है, कर सकते हैं क्या। उसके बाद अगर मान लीजिए बात करते हैं यहाँ पे जो आपका एक डी ब्रोगली आइडिया होता है, ये आपका एक तरीके से कब होता है, वाज फर्स्ट कन्फर्म्ड एक्सपेरिमेंटली बाय डेविसन एंड जर्मर, ठीक है। तो डी ब्रोगली का जो फर्स्ट आइडिया था ना गाइस, ये आपका बहुत ही पहले मतलब सबसे पहले कब कंफर्म किया था, डेविसन एंड जर्मर के द्वारा कंफर्म किया गया था गाइस ये आपका, ठीक है। उन्हीं के द्वारा मतलब दिया गया था, आप आसानी से देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, काफ़ी ईजी है एक तरीके से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और हमारे जो थॉमसन ऑब्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न विद द इलेक्ट्रॉन्स, और हमारे जो थॉमसन सर थे उन्होंने अपने इंटरफेरेंस पैटर्न किसके माध्यम से निकाले थे, अपने इलेक्ट्रॉन के माध्यम से निकाले थे, ठीक है। तो जितने भी आपको फॉर्मूलाज तो लग रहा होगा कि बहुत आसान है, लेकिन यार सही बता रहा हूँ आपके इतने सारे क्वेश्चन होंगे ना इस लेक्चर के बाद, आप जाके अपने क्वांटम मैकेनिक्स या फिर आईटी वाले लोग अपने मॉडर्न फिजिक्स का पेपर खोल के देखना, पीवाईक्यू खोल के देखना, देखने कितने सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हम कर रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो, ठीक है ना। तो नोट डाउन कर लीजिए, सीरियसली ले लीजिएगा आप थोड़ा सा। अब ठीक है गाइस, थोड़ा सा हम कुछ और भी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक तरीके से बात करें तो। जैसे कि हम ना थोड़ा सा पोटेंशियल वेल में आ जाते हैं गाइस, ये सब भी आपने देखे होंगे ना, मतलब कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं आपके लिए, ठीक है ना। पोटेंशियल वेल्स में आ जाता है यहाँ पे, तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आप सीख पा रहे हो। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यहाँ पहला वाला 1 डायमेंशनल वाला देखेंगे, पार्टिकल इन अ 1 डायमेंशनल इनफाइनाइटली डीप पोटेंशियल वेल, ठीक है। देखिए इसमें ना कुछ चीज़ें होंगी जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे कि आपको पोटेंशियल वेल वाले जो भी बॉक्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी होती है। सबसे पहले आपका एनर्जी फंक्शन, एनर्जी वाला फॉर्मूला मतलब कि ई एन की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद
एनर्जी आइगन फंक्शन आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये सब चीज़ें भी आपकी यूजफुल होती हैं, ये आपके काफ़ी काम आती हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें डीजनरेसी का भी थोड़ा सा लोचा होता है, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। आपके जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स होते हैं इन सब पे भी बहुत फोकस करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आप ज़रूर ध्यान रखिए, लास्ट तक देखिएगा इसको, ठीक है ना, जिससे कि आपकी एग्जैक्टली तुरंत क्वेश्चन हो जाए। अब सबसे पहले देखिएगा, अगर मैं बात करता हूँ ना आपके वन डायमेंशनल इनफाइनाइटली डीप पोटेंशियल वेल के लिए, ठीक है, तो जो एक आपका अलाउड एनर्जी लेवल होगा ना गाइस, वो आपका कैसे होता है, उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं गाइस, वो आपका हो जाता है En इज इक्वल टू पाई स्क्वायर एन स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन में 2m a स्क्वायर, ठीक है, जहां पे जो n होगा गाइस ये आपकी 1 2 3 ऐसे करके वैल्यूज हो जाती है, ठीक है। अब इसी को देखो ना, एक हम और भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, क्यों, ये जैसे पाई स्क्वायर एन स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर, एच क्रॉस की स्क्वायर की जगह पर मैं चाहूँ तो एच के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, जैसे कि एच क्रॉस इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन में 2, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर कर सकते हैं। इन चीज़ों को देखिए तो पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, ठीक है ना, और पाई एच क्रॉस स्क्वायर की जगह पे एच स्क्वायर अपॉन में 2m a स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर गया तो आपके पास एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 8m a स्क्वायर, ठीक है। अब n और h तो पता है आपको, मास पता है, ये आपका विड्थ हो जाता है गैस यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये जो इक्वेशन होते हैं गैस, क्या क्या चीज़ें आपको बताती हैं, जैसे कि अगर मैं n इज इक्वल टू 1 रखता हूँ तो मेरे पास जो फर्स्ट वाला जो सबसे लोएस्ट एनर्जी होगा आपका पार्टिकल होगा, आपका क्या बोला जाता है गैस यहाँ पे, E1 इज इक्वल टू, क्योंकि n स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर, तो आपके पास क्या बचेगा h स्क्वायर अपॉन में 8m a स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा, कोई बड़ी गल नहीं है, ठीक है, कर सकते हो इजीली। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, मान लीजिए आपके पास ना ये जो आपका सबसे पहला वाला होता है, ठीक है ना, E1 इज इक्वल टू, इसको हम 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ द सिस्टम के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। और रही बात हमारे इस फॉर्मूले गई, तो आपने देखा ना, जैसे कि हमने ये जो फॉर्मूला ऊपर लिखा है, इसमें एक चीज देखिए, ये जैसे आपने देखा En इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 8m a स्क्वायर, ये वाली वैल्यू किसकी है, E1 की वैल्यू, तो En इज इक्वल टू एन स्क्वायर E1, कुछ इस तरीके से आप अपनी वैल्यू को कर सकते हैं क्या यहाँ पे, ठीक है, करा जा सकता है कैसे यहाँ पे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, चेक कर लीजिए थोड़ी सी चीज़ों को, अभी हम आगे आपको और भी बता रहे हैं बढ़िया तरीके से। देखिए, द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एनर्जी ऑफ द पार्टिकल पोटेंशियल बॉक्स, जो भी बॉक्स होता है वो आपके डिस्क्रीट हो सकते हैं, जो आपके 1 2 3 जैसे आप आगे बढ़ा सकते हो वैसे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा स्पेसिंग, ठीक है ना, मतलब एक आपका nth एनर्जी लेवल और उससे एक नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल, ठीक है, जैसे जैसे वो आपका आगे बढ़ता है। तो एक आपका पहला वाला nth मतलब क्या, nth मतलब जो आप En इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन में 2m a स्क्वायर, ये पढ़ रहे हो, और एक में इससे नेक्स्ट वाला हायर होगा ना, मतलब कि n+1 वाला, मतलब वो क्या हो जाएगा, जैसे आपके पास En+1 इज इक्वल टू, मतलब क्या, n की जगह पे n+1 कर देना है आपको, 2m a स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहोगे ना, ठीक है, तो आपके पास कुछ इस तरीके की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो आपका देख लीजिए यहाँ पे n+1, ये वाला जो आपकी वैल्यू थी, ये किसकी आपकी वैल्यू है, ये भी आपके फिर से E1 की है, और आपका n स्क्वायर तो E1 है ही आपके पास, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, क्योंकि आपने देखा ना आपका जो En था गाइस, वो आपका n स्क्वायर E1 था, तो इसलिए आपका En+1 अगर करते हैं तो n+1 का होल स्क्वायर E1 आपके पास हो जाएगा, ठीक है। तो En वाले का आप देख लीजिए, और ये आपका En+1 वाले के लिए, तो आप ये दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा आपके पास, आप देख सकते हैं, जैसे कि अगर मैं ये देखो E1 तो दोनों जगह कॉमन हो जाएगा, देख लो ना यहाँ पे ऊपर में रिलेशन आप थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे E1 कॉमन ले लीजिए। उसके बाद ये जो n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर ब्रैकेट में E1, n+1 का होल स्क्वायर मतलब क्या है यहाँ पे आपके पास, n स्क्वायर +1 + 2n माइनस n स्क्वायर E1, तो n स्क्वायर से n स्क्वायर गया 2n + 1 E1 आपके पास ये वैल्यू हो जाती है कैसे यहाँ पे। तो आप देख सकते हो एक आपके पास जो एक
हायर वाला है, नेक्स्ट हायर इंक्रीज जो आपकी वैल्यू है, और एक आपका nth वाला, ठीक है ना, nth और एक आपका n+1, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो इजीली आपके पास। उसका जो करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन है वो आपके कितने हो जाते हैं, sin जो आप बोलते हो यहाँ पे, ठीक है। तो आपका कितना हो जाता है √2/a, ठीक है ना, sin n π/a x आपके पास ये वैल्यू होती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये आपकी विड्थ हम बात करें जब आपके पास 0 से a तक हो रहा है, क्योंकि a आप देख पा रहे हो ना यहाँ पे, ठीक है ना। ये जैसे जैसे आपके पास विड्थ बदलती जाएगी, जैसे कि आपके पास अगर -a से +a तक होगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपका a होगा ना, उसकी जगह पे आप 2a यूज करोगे, मतलब कि आपका √1/a हो जाएगा यहाँ पे, sin n π/2a आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है। तो कई सारे तरीके के मैंने काफी सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बता रखेंगे, जरूर इन पे आप ध्यान दीजिएगा जरूर, ठीक है, छोड़ना कुछ भी नहीं, ठीक है। तो आपका वेव फंक्शन देख लीजिए, आपके पास जो भी एक करेस्पॉन्डिंग आइगन वेव फंक्शन है, आपका एनर्जी है यहाँ पे, स्पेसिंग आप देख लीजिए यहाँ पे, तो आप आसानी से इन चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हो, ला सकते हो, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो भी एक स्क्वायर वेल पोटेंशियल है मान लीजिए आपके पास, ठीक है ना। अब ये स्क्वायर वेल पोटेंशियल आपका क्या बोलता है यार, देखो सीधी सी बात है, जो भी आपका एक जो पोटेंशियल है ना गाइस, ये आपका 0 से a तक के बीच में, 0 से जो भी आपका a, x और y दो डायमेंशन ऑब्वियस सी बात है यार, ठीक होगा ये। और अगर हम वीक्स की बात करें, अदरवाइज अगर कुछ भी लिमिट रखते तो मान लीजिए आपका इनफाइनाइट है, ठीक है। तो इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आपने देख रखा है गाइस यहाँ पे h साइज को e साइज हम जानते हैं, यहाँ पे ये जो h होता है ना, किसी आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है, जिसकी वैल्यू आप जान सकते हो कितना होता है, -h×2m, ठीक है ना, ∇² v, ठीक है। ये जो v होता है ये आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आपके पास, मान लीजिए क्या आपका पोटेंशियल 0 है गैस यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है, आपका v नहीं दिख रहा है आपके पास, बस क्या दिख रहा है -h×2m, और ये जो ∇² है ∇²/∇x² साइन, तो था आपके पास h साई है ना यहाँ पे, तो साई आप जैसे यहाँ पे लगाओगे तो आपके पास ये सारी चीजें आ जाती हैं, = दिस। अगर हम बात करते हैं कैसे ना, जो भी आपका एक सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होगा, ठीक है, वेव फंक्शन के द्वारा अगर हम देखें तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, psi nx ny √4/a² sin nx πx/a sin ny πy/a, ठीक है। ये आपकी कब की है गाइस, जब दोनों आपके विड्थ बराबर है। यहाँ पे अगर मैं बात कर देता ना कि मान लीजिए ए और मैं जो दोनों जो विड्थ है आपकी स्क्वायर ना करके कुछ और कर देता हूँ, डिफरेंट मान लीजिए मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, ए बी हम यहाँ पे यूज करने लगेंगे, ठीक है। इनका जो करस्पॉन्डिंग टू द जो भी आपका करस्पॉन्डेंस टू आइगन एनर्जी वैल्यू जो आपके पास वैल्यू है इसकी कितनी हो जाती है, अगर देखा जाए तो ये आपकी जो भी वैल्यू है ना कैसे आपका E nx ny, ठीक है ना, π²h×2 nx² + ny² a², मतलब अपॉन में a² + ny² a², ठीक है। तो आप देख सकते हो ns की वैल्यू आपके पास क्या है और आपके ny की वैल्यू क्या है कैसे। आप इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे E nx ny = π²h×2m a² nx² ny², ठीक है। हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है, नोट डाउन कर लीजिए, याद रख लीजिएगा इन चीज़ों को, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इनमें बात करते हैं इनके ग्राउंड स्टेट की। अगर हम ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे तो nx ny = 1 1 रखोगे तो आपका nx² + ny² कितना आ जाएगा आपके पास, वो 1² + 1 2 हो जाएगा, तो ये आपका ग्राउंड स्टेट इतना हो जाएगा। अभी देखो यार सीधी सी बात है, 1 1 को और किसी लेवल के तरीके से 1 1 एक ही स्टेट आपके पास होगी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाता है कैसे, यहाँ पे इसको हम देखें तो ये आपका एक नॉन डिजेनरेट स्टेट होता है, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट स्टेट की बात करता हूँ या फिर एक्साइटेड स्टेट में इसको बोल सकता हूँ 1 2 2 1, तो यार 1 2 2 1 दो अलग अलग स्टेट्स है, तो आपके पास जो डिजेनरेसी होगी आप देख सकते हो 2 इसकी डिजेनरेसी हो जाएगी, ठीक है। वही अगर मैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकंड वाले स्टेट पे जाता हूँ तो ये आपका जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा आपके पास 2 2 2 2 आपकी एक ही स्टेट होगी, क्योंकि आप कैसे भी करके 2 2 ही आएगा तो एक ही होगा हमारे पास, ठीक है। तो ये भी इसकी जो डिजेनरेसी होगी वो हमारी क्या हो जाती है, नॉन डिजेनरेट यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ थोड़ी सी चीज़ें बात करने वाले हैं, जैसे कि ना आपके माइंड में कुछ चीज़ें आ रही होंगी कि भाई हमारा जो डिजेनरेसी होता है क्या होता है, ठीक है। देख सकते हो ना यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें डिजेनरेसी की ना, तो डिजेनरेसी एक ऐसी वैल्यू होती है या फिर एक ऐसी चीज़ है ना, जैसे कि आपकी डिफरेंट स्टेट्स हैं, जैसे कि आपका एक 1 2 है, 2 1 है, एक आपका 3 1 है, 1 3 है, ये स्टेट्स आपके अलग अलग है गाइस, ठीक है ना। लेकिन जो आपकी एनर्जी की वैल्यू होगी ना वो आपकी सेम टू सेम होगी। जैसे आप ही देखिए यहाँ पे
1 2 पे आप करोगे तो भी आपके पास 5 पाई स्क्वायर एच क्रॉस के अपॉन में दिस आएगा, ठीक है। वैसे अगर 2 1 पे भी करोगे तो भी आपका यही आएगा। स्टेट्स आपके 2 थे, लेकिन जो एनर्जी थी आपकी वैल्यू की वो कितनी आई, 5 पाई स्क्वायर एच क्रॉस के अपॉन में 2m स्क्वायर। मतलब कि हमारे पास जितने भी स्टेट्स हैं जहां पे एनर्जी आपकी सेम टू सेम होगी तो उन सारी स्टेट्स को ना हम डीजनरेट स्टेट बोलते हैं। और जितने नंबर्स में होते हैं, मतलब कितने स्टेट्स पे हुई तो उसको हम ना बोल देंगे कि यार 3 स्टेट्स पे हुई तो उसको हम डिग्री ऑफ डीजनरेसी भी बोल देते हैं, ठीक है। या फिर एक तरीके से आप नंबर ऑफ आइगन स्टेट्स जिसको बोल देते हैं। कई जगह आप वर्ड्स ऐसा यूज होते हुए देख सकते हो अपने क्वेश्चंस वगैरह, ठीक है। तो आप थोड़ा सा बच के चलिएगा, ऐसी चीजों को आप कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं अपने हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में। हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में अगर देखें तो आपके पास जो भी एक हार्मोनिक ऑसिलेटर होते हैं 2 तरीके के होंगे आपके पास, ठीक है ना। आपके पास आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर, एक आपका एन आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। अब देखिए आइसोट्रोपिक वाला जो हार्मोनिक ऑसिलेटर होना है ये इस तरीके का ऑसिलेटर होता है जहां पे जो फ्रीक्वेंसी होती है ना हर एक डायरेक्शन में आपकी इक्वल होती है, ठीक है ना। मतलब कि ओमेगा एक्स इज इक्वल टू ओमेगा वाई, ठीक है। मैं इसको हम ओमेगा एक्स इज इक्वल टू ओमेगा वाई इज इक्वल टू मैं ओमेगा लिख सकता हूं। तो ये आपका क्या होता है, 2 डायमेंशन की हम बात करिए, देखिए मान लीजिए आपका काइनेटिक एनर्जी हो जाता है और ये आपका पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। कैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं ना, ओमेगा स्क्वायर कॉमन है दोनों में, मतलब कि ये बराबर है दोनों में, कॉमन तभी हो सकता है ना, ठीक है। उसके बाद इसकी एनर्जी की बात करते हैं। मान लीजिए जो भी आपका एन एक्स एन वाई, तो एन एक्स प्लस एन वाई प्लस 1 एच क्रॉस ओमेगा, वेयर एन एक्स इज इक्वल टू दिस, एन वाई इज इक्वल टू दिस। आपका अगर देखा यहाँ पे एन ई एन अगर देखा जाए एनथ एनर्जी लेवल अगर आपके पास है मान लीजिए तो एन प्लस 1 एच क्रॉस ओमेगा आपके पास ये वैल्यू हो जाती है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं डीजनरेसी ऑफ nth स्टेट, आपके पास अगर देखा जाए मान लीजिए कुछ इस तरीके से अगर कभी लिखा हो n प्लस 1 मतलब 5 एच क्रॉस ओमेगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा यहाँ पे, ये जो पूरा पूरा n प्लस 1 होगा ना, जैसे 5 एच क्रॉस ओमेगा लिखा है मान लीजिए, ठीक है ना, 5 एच क्रॉस ओमेगा, तो मैं इसको सीधा सा क्या लिख लूंगा यहाँ पे 4 प्लस 1 एच क्रॉस ओमेगा, या फिर ये तो 4 प्लस 1 मतलब n प्लस 1 के फॉर्म में हो गया, तो ये पूरा पूरा n प्लस 1 ही आपका क्या होता है डीजनरेसी। मतलब कि 4 प्लस 1 कितना, मतलब कि 5 यहाँ पे इसकी डीजनरेसी हो जाएगी। मतलब जितना यहाँ पे ना आपका 5 एच क्रॉस ओमेगा 5 ही आपका डीजनरेसी इसके लिए। हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ 2 डायमेंशनल आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर का, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा इस चीज को, इंपॉर्टेंट है ना, काम आएगा बहुत ज्यादा। डीजनरेसी है आपके पास, जो भी अब वैल्यू है सब आपकी यूजफुल है। अगर मैं पार्टिकल को कभी भी एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में रखता हूँ मान लीजिएगा, ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं जो भी आपके पास स्पेनलेस पार्टिकल्स हैं मास m, ठीक है ना, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स LX LY LZ मान लीजिए इस तरीके के आपके बॉक्स में रखे गए यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी आपका h साइज इक्वल टू ई साई था ना गाइस, उसमें अगर हम चलते हैं h इक्वल टू तो आप समझ ही रहे हो डेल स्क्वायर जो वैल्यू आएगी माइनस एच क्रॉस स्क्वायर पर मीटर और डेल स्क्वायर ये वाली वैल्यू ई साई, ठीक है। अगर आपके पास एनर्जी की वैल्यू देखिएगा यहाँ पे जो एक एनर्जी आइगन फंक्शन आपके पास होता है कि आपका एनर्जी यहाँ पे हो जाता है, देख लीजिए यहाँ पे साई एन एक्स एन वाई एन जेड आपका जो भी 8 अपॉन में एल एक्स एल वाई एल जेड, जैसे आपके पास 2 अपॉन में ए 2 अपॉन में ऐसे हुआ था ना अपने 4 स्क्वायर में ए स्क्वायर ऐसे करके देखा था, तो ऐसे 3 अगर डायमेंशन में चले जाते हो तो 2 2 8 हो जाएगा ना, सारी चीज़ें ऐसे हो जाती हैं आपके पास। साइन एन एक्स पाई एक्स अपॉन में एल एक्स, साइन एन वाई पाई वाई अपॉन में एल वाई, साइन एन जेड पाई जेड अपॉन में एल जेड आपके पास ये हो जाता है, ठीक है। ई एन एक्स एन वाई एन जेड जो भी आपके पास ये वैल्यू इसकी एनर्जी हो जाती है गैस, यहाँ पे कितना हो जाता है आपका पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन में 2m एन एक्स स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर एल एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर अपॉन में एल वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर अपॉन में एल जेड आपके पास ये स्क्वायर हो जाता है गैस यहाँ पे, ठीक है। आप इन चीज़ों को देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देख लीजिएगा इसमें जो भी आपके पास एन एक्स एन वाई एन जेड ये जितनी भी चीज़ें ये सब आपके क्या बोले जाते हैं क्वांटम नंबर्स आपके बोले जाते हैं गैस यहाँ पे, ठीक है। रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई, ठीक है, कंप्लीटली ईच एनर्जी स्टेट। और इसका मतलब क्या होता है ना, ये इसलिए यूज किए जाते हैं जिससे कि हम अपने जितने भी आपके एनर्जी आइगन स्टेट्स हैं या फिर मतलब जो भी एक एनर्जी स्टेट है उसको डिफाइन कर पाएंगे तब इसका यूज उसी तरीके से इनका यूज ही करते हैं। ये सारे सारे एन एक्स एन वाई एन जेड इसीलिए यूज ही किए जाते हैं जिससे कि हम हर एक एनर्जी स्टेट्स को स्पेसिफाई कर सके, बढ़िया से सिंप्लीफाई कर सके यहाँ पे, ठीक है, समझ पा रहे हो। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ना अगर इस टाइप के जो भी अगर क्वांटम नंबर से लेके चलते हैं तो ये सारे आपके कभी भी जीरो नहीं हो सकते, उनका सम कुछ ना कुछ होना चाहिए। क्योंकि आपने देखा कहीं पे भी n+1 आपके पास आया, कहीं आपके पास अगर n बस है तो वहां पे आपने 1 से ही स्टार्ट किया, ठीक है। बिकॉज इफ एनी वन ऑफ देम इज टेकन एज 0, ध्यान रखिएगा आपके पास जितनी भी वैल्यूज थे कई जगह आपने n+1 देखा तो मतलब जैसे आपने रखा ना वहां पे कुछ वैल्यू आ जा रही है आपके पास, ठीक है। तो कुछ हिसाब से हम चलते हैं, मान लीजिए अगर कभी ये 0 हो भी गया ना तो आप समझ लीजिए वहाँ पे वेव फंक्शन ही आपका 0 है। मिस अस्कर मतलब की बात करें तो वहाँ पे आपका जो भी बॉक्स में ना आपका पार्टिकल ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। कभी भी ध्यान दीजिए अगर n = 0 मतलब ये है ना कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका बॉक्स में वो पार्टिकल आपका स्पेसिफाई या फिर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है ना।
उसके बाद अगर हम बात करें जो भी आपके पास कॉम्बिनेशन है आपके 3 इंटीजर्स के, ठीक है ना, आपके जितने भी वैल्यूज होंगे मे गिव डिफरेंट स्टेशनरी स्टेट्स या फिर डिफरेंट वेव फंक्शंस बट ऑफ द सेम एनर्जी वैल्यू, ठीक है। अगर देखिए आपके पास जो भी सेवरल कॉम्बिनेशन होंगे ना गाइस, आपके जो 3 एनर्जी स्टेट्स मतलब इंटीजर्स आपके हैं यहाँ पे, जैसे कि nx ny nz, अगर इन सबको कैसे भी आप कॉम्बिनेशन बनाएं आपका डिफरेंट स्टेट्स हो जाएगा, डिफरेंट आपके वेव फंक्शंस हो सकते हैं, लेकिन जो उनकी एक एनर्जी वैल्यू होगी ना वो आपके सेम टू सेम होगी, ठीक है। तो वही आपका एक डीजेनरेसी बोली जाती है। जितने भी आपके लेवल्स होंगे उस सबको हम डीजेनरेट स्टेज बोल देते हैं गाइस यहाँ पे, ठीक है। याद है ना। अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा क्यूबिकल बॉक्स में आ जाते हैं गाइस। अभी आपने रेक्टेंगल वाला देखा ना, तो अब हमने क्या कर देना है, बस ना LX LY LZ इन तीनों को इक्वल कर दो। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे A पुट कर दे, तो आपने देखा था ना NX NY NZ वाला 8 अपन LX LY LZ देखा था आपने, ठीक है। तो उसी की जगह पे LX LY LZ की जगह A कर देते हो तो A क्यूब NX पाई x अपन में LX था तो A हो जाता है, यहाँ पे भी A यहाँ पे भी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, h क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर अपन में 2ma स्क्वायर NX स्क्वायर प्लस NY स्क्वायर प्लस NZ स्क्वायर आपके पास ये वैल्यू हो जाती है, ठीक है। इजीली आप चेक कर सकते हो, आपके पास जो भी NX NY NZ की जितनी भी वैल्यूज है आप देख लोगे कितनी आपके पास वैल्यू होगी। अगर अपने एनर्जी ऑफ स्टेट्स की बात करते हैं ग्राउंड स्टेट के लिए आपके पास वैल्यू, क्योंकि 1 1 1 ये सबसे पहला वाला आपका ग्राउंड स्टेट के लिए लेके जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाता है आपके पास, ये तो नॉन डिजेनरेट होगा क्योंकि एक ही आपके पास ये वैल्यू है, ठीक है। तो अब देख लोगे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 इसका मतलब कि 3 आपके पास ये हो जाएगा। अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाता हूँ तो आपके पास क्या हो जाएगा 2 1 1 आपके पास हो सकता है, या फिर 1 2 1 आपके पास हो सकता है, या फिर 1 1 2 आपके पास ही हो जाता है। 3 स्टेट्स हैं आपके ये, ठीक है। तो आपके इन तीनों पे क्या आ रहा है आपके पास 2 1 1 करो या फिर 1 2 1 करो या फिर 1 1 2 करो, इन सब पे आपका 6 ही आएगा, ठीक है। मतलब 6 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर में 2ma इसका, तो ये आपका 3 डीजेनरेसीज की हो जाएगी। ऐसे अगर मैं 2 2 1 इन सबको भी देखो तो इसको भी मैं 3 तरीके से लिख सकता हूँ। ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपके पास भी 3 ही आपकी डीजेनरेसी होगी। कैसे यहाँ पर सेकंड स्टेट आपका एक्साइटेड स्टेट आपका, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आपका, ग्राउंड स्टेट, सबके लिए आप इन चीज़ों को चेक कर सकते हो, देख सकते हो कैसे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना। और देखिए यहाँ पे जितने भी आपके पास ये वैल्यूज हैं इन सबको भी थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे आपके कुछ पार्टिकल एंड क्यूबिकल बॉक्स में जो भी आपके पास एनर्जी लेवल्स हैं कैसे आप देख सकते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग से ही शुरू करा था, जैसे कि आपका जो EN अगर मतलब 1 वाला अगर कॉमन लेके चलते हैं, मतलब ग्राउंड स्टेट आप लेके चल सकते हैं यहाँ पे, या किस हिसाब से गए यहाँ पे ये हमने पाई स्क्वायर को हटा रखा, मतलब h क्रॉस स्क्वायर के फॉर्म में नहीं h वाला हम लेके चल रहे हैं। यहाँ पे देखा था ना आपने, अगर मैं शुरू में बात करूँ तो h क्रॉस वाला जब भी पोर्शन लेके चल रहे थे तो उसको हमने h वाले के फॉर्म में कर देता तो आपका पाई कट गया था। आप इसलिए देख पा रहे हो ना यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में 3h स्क्वायर अपॉन में 8ma स्क्वायर, तो 1 1 1 नॉन डिजेनरेट। अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब इसकी एनर्जी 6e आपने देखी है गैस यहाँ पे, ठीक है ना। 1 2 1 करो या फिर 2 2 1 करोगे तो आपका 6 वाला तो आ ही रहा है। उसके बाद आपका जो एक नेक्स्ट सेकंड एक्साइटेड स्टेट आप देख रहे हो यहाँ पे ना, ये आपका ग्राउंड स्टेट है, ये आपका फर्स्ट एक्साइटेड, ये आपका सेकंड एक्साइटेड स्टेट गैस यहाँ पे, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो आपके पास ये इतनी सारी वैल्यूज आपको देखने को मिले, उस हिसाब से आप चल सकते हो। ग्राउंड, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, मतलब थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। और एक तरीके से हम लेवल्स की बात करें तो फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल, फिफ्थ एनर्जी लेवल, ये लेवल के हिसाब से पहले से ही स्टार्ट कर लोगे। लेकिन अगर स्टेट्स के हिसाब से बात करो तो ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ऐसे आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है। आप इन सबको भी देख सकते हो। देखो यहाँ पे जितने भी आपके डिजेनरेसी होते हैं उनको हम फोल्ड के भी हिसाब से बोलते हैं। जैसे कि 3 मेरी डिजेनरेसी हुई थी तो उसको मैं 3 फोल्ड डिजेनरेट भी बोल सकता हूँ, मतलब 3 तरीकों से मैं इन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अगर हम बात करें यहाँ पे अपने हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में, हार्मोनिक ऑसिलेटर यहाँ पे एक तरीके से क्या हो सकता है, एक ऐसा आपका एनाइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर जिसमें क्या फ्रिक्वेंसी अलग अलग होती है यहाँ पे, ठीक है ना। ओमेगा x इक्वल टू ओमेगा y इक्वल टू ओमेगा z, सब आपके इक्वल अनइक्वल होते हैं, इक्वल नहीं कुछ भी होता है यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे vx y z इज इक्वल टू ओमेगा एक्स स्क्वायर ओमेगा y, इससे करके हम इस चीज़ों को लिख सकते हैं, ठीक है। आपके पास जो इनका एनर्जी है गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ENX NY NZ आपका NX प्लस 1/2 h क्रॉस ओमेगा x ओमेगा y। तो ये बहुत ही ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस यहाँ पे, ठीक है। देख सकते हो ना। अगर इसी में आइसोट्रोपिक वाले लेके चलते हैं 3 डायमेंशन में, तो आप देख सकते हो 3 डायमेंशन में ही तीनों का इक्वल हो जाएगा। तो आपके पास फिर से क्या आ जाता है, आप देख लो क्या गाइस यहाँ पे, ठीक है ना। और उसका देखकर इसकी डिजेनरेसी देखी जाए तो आपके पास इसकी डिजेनरेसी कितनी हो जाती है, डिजेनरेसी इसकी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1/2 n। अगर आपको कैसे भी पता चल गया ना तो आप वहाँ पे 1/2 n1 प्लस, ठीक है ना, और n प्लस 2 आप कर सकते हो वैसे यहाँ पे, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो सारे फॉर्मूलाज का आप एक बार ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन सबको बहुत ही बढ़िया तरीके से इनको हम चेक करके कर सकते हैं वैसे यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप ज़रूर इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चलिए फिर आप लोगों से मिलते हैं, आप
टेलीग्राम चैनल हमारा जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको कोई भी अपडेट मिस ना हो, आपको सारी अपडेट्स मिल जाए लेट्स क्रैक IIT जैम, ठीक है ना। और हमारा भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, राज फिजिक्स ट्यूटोरियल्स, वहाँ पे भी हम अपडेट्स देते रहते हैं आपको, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दिखने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और बढ़िया लगे, ऐसी और वीडियो चाहते हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर फैलाइएगा, ठीक है। और अगर आप हमारे बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हो बढ़िया तरीके से, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो गाइस वहाँ पे, ठीक है ना, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, तो जाके आप प्लस सब्सक्राइब कर सकते हो और आप हमारा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं गाइस, ठीक है, जिससे कि आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है ना। राज सर YT अब याद रखिएगा, रेफरल कोड हमारा ये है, जिससे आपको 10% का इंस्टेंटली हम डिस्काउंट प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।